वहां एक भयंकर तूफान आ जाता है, जिसकी आवाज से दोनों भाइयों की नींद खुल जाती है। अरे भैया भैया, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा और इतनी ठंड लग रही है। अरे शायद तूफान आया है रे बाहर। तभी उन्हें दिखता है कि घर की छत पर आई दरार और बढ़ जाती है और तभी छत का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। अरे छोटे निकल यहाँ से। अरे तो पूरी छत ढहने वाली है। और एक काम कर, अपने साथ कंबल ले ले भाई। दोनों भाई अपने कंबल लेकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं, पूरी की पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है, जिसे देख दोनों भाई कांप उठते हैं। हे भगवान, बाल बचे। अरे बस तो गए हैं, पर अब इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? मेरे तो हाथ ही जम रहे हैं रे ठंड से। अरे थोड़ी देर भी अगर यहाँ रहे तो ठंड से यहीं जम जाएंगे, बता रहा हूँ। भैया एक काम करते हैं ना, फिलहाल के लिए जंगल में चले जाते हैं, वहीं आग वाग जला के बैठ जाएंगे। और क्या, और कंबल तो है भी हमारे पास। जंगल, हाँ सही कहा। चल जल्दी भाग। जितेश और महेश अब जंगल में चले जाते हैं और आग जलाने की जगह ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तूफान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। भैया आपने देखा, सिर्फ हमारे ही घर की छत टूटी, बाकी सब गांव वालों की छत ठीक ठाक रही। शायद हम दोनों सच में बदकिस्मत है भैया। अरे चुप रहे पगले। अरे ऐसा कुछ नहीं है रे, छत में तो पहले से ही कई दरारें आ रखी थी और हमारे पास उसको पक्का कराने के पैसे ही कहाँ थे रे। वो भी तो बदकिस्मती ही हुई ना भैया। अरे चुप हो जा। बापू क्या कहते थे याद नहीं है तुझे? हैं? क्या कहते थे वो कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। हाँ, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। हमारा काम बस कर्म करना है। सुना नहीं गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? है? फल देने वाले भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देख लेना भाई। दोनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है सामने एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। अरे कोई तो मदद करो, कोई मदद करो। अरे हे भगवान, अरे ये अम्मा इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही है भाई? दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो ऐसी आंधी और इतनी भयंकर ठंड में? अरे कुछ हो जाएगा। जितेश और महेश तुरंत उन्हें अपने कंबल से ढक देते हैं। बेटा, वो मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड हो रही थी तो सोचा थोड़ी लकड़ी लाके जला लूं, लेकिन इतनी ठंड थी कि बाहर मेरी सारी हड्डियां सर्दी में जकड़ गईं। अरे अम्मा, हमें बताओ फिर आपकी झोपड़ी कहाँ है? हम आपको वहीं छोड़ कर आते हैं। बस यही है बेटा। जितेश तभी उस बुजुर्ग औरत को अपनी गोद में उठा लेता है। अम्मा, आप मुझे बताते जाना रास्ता। अच्छा ठीक है बेटा। जितेश और महेश भरी ठंड में कांपते हुए उस बुजुर्ग औरत को अपने कंबल देकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा सुनता है और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये मैं देख सकती हूँ। जितेश और महेश उस बुजुर्ग औरत को लेकर काफी देर तक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं झोपड़ी नहीं दिखती और देखते ही देखते जंगल और गहरा होता जाता है। अरे अम्मा कितनी दूर और है? बस थोड़ी दूर और है बेटा। जितेश और महेश काफी देर तक उस बुढ़िया को लेकर यूं ही चलते रहते हैं। सामने वो घनी झाड़ी दिख रही है बेटा, बस उसी के पीछे है। जितेश और महेश उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखता है सामने एक बड़ी सी झोपड़ी है,
जितेश बुढ़िया को नीचे उतार देता है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। जितेश और महेश जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि झोपड़ी में चारों ओर गर्माहट है। अरे वाह भैया, भैया यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है मानो धूप खिली हुई हो। सर्दी कितनी कम लग रही है ना यहाँ। हाँ, पर अम्मा, आपने तो बोला था कि आपको यहाँ ठंड लग रही थी। दोनों भाई अम्मा की ओर पलटते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हाँ, अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ गई? महेश, अम्मा कहाँ गई? पता नहीं भैया, अभी तो यही थी। दोनों भाई बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन आसपास बस अंधेरा होता है। हाँ, कहाँ गई अम्मा? तभी उनके सिर के ऊपर से चांद की रोशनी में एक सफेद कबूतर उड़ता जाता है। जिसका मन पूरी तरह से सच्चा है, उसका बसेरा इस जगह पर पक्का है। क्या था ये? अरे अम्मा ने भी तो यही कहा था ना कि हमारा मन सच्चा है। दोनों भाई वापस उस घर के अंदर चले जाते हैं। भैया, इसका मतलब वो कोई जादुई अम्मा थी। इसका मतलब ये भी है कि ये घर हमारे लिए है। मुझे नहीं पता भाई, पर आज रात के लिए यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहे तो इस सर्दी में हम बच नहीं पाएंगे। जितेश और महेश सामने रखी अलमारी खोलते हैं, जहाँ नए कंबल और गद्दे रखे होते हैं। अरे महेश, ये देख, ये तो बिल्कुल नए हैं रे। हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अब जो भी हो रहा है उसे भगवान का आदेश मान के स्वीकार कर ले छोटे, वरना तो अब तक हमारा बुरा हाल हो चुका होता। दोनों भाई वो गद्दे बिछाकर उन नए कंबलों को ओढ़कर वहीं सो जाते हैं। दोनों भाई अगली सुबह उठकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने एक बड़ा सा खाली खेत है। ये क्या है? और आपने ये खेत देखा? हाँ भाई, ये खेत है किसका? लेकिन महेश और जितेश जाकर उस खेत की मिट्टी छू कर देखते हैं। अरे भैया, जरा देखिए तो, इस खेत की मिट्टी भी कितनी उपजाऊ लगती है। अरे महेश, अपने जीवन में ना कभी इस खेत को देखा और न ही कभी कुछ सुना ही इस खेत के बारे में कभी। तभी एक कौवा उड़ते हुए उनके सर के ऊपर से चिल्लाता हुआ आ जाता है। मेहनती इंसान को गिर के उठना दोबारा है, और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, अरे पहले सफेद कबूतर, फिर ये कौवा, ये पक्षी बोल कैसे पा रहे हैं? ये तो कोई जादुई जगह लगती है भाई। पर ये हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखी? भैया, आपने ही तो कहा था कल कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो क्या पता यही हमारा फल हो भैया। जितेश कुछ देर के लिए चुपचाप उस खेत की तरफ देखता रहता है। यह शायद हमारे स्वर्गवासी माता पिता का आशीर्वाद हो। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भैया, हम अब इतने बड़े खेत को जोतेंगे कैसे? अरे वाह, हाथ में खेत आते ही मेहनत भूल गया। अरे भगवान ने सिर्फ मौका दिया है छोटे, पर इस मौके का फायदा हमें अपनी मेहनत से उठाना पड़ेगा ना। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। दोनों भाई उसी दिन से उस खेत में मेहनत करना शुरू कर देते हैं और हर दिन अपनी पूरी जान उस खेत में झोंक देते हैं। और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। हाँ, वाह भैया, देखो पूरा खेत हरा भरा हो चुका है फसलों से। हाँ भाई, इतनी फसल उगी है कि इसे बेच दे तो 2 साल का खर्चा निकला है। हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है भैया। कहाँ लोग हमें मनहूस कहते थे, और देखो ना,
हमने अपना इतना बड़ा खेत खड़ा कर दिया। अरे छोटे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और कुछ सालों तक दोनों भाई यूं ही मेहनत से उस खेत में काम करते रहते हैं। देखते ही देखते अब उनके पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह भैया वाह, तुम दोनों भैया ने कमाल कर दिया भैया। सबसे ज्यादा गेहूं और सब्जियां तुम्हारे खेत से आती हैं आजकल, और वो भी एकदम खरी खरी। हाँ, ये लो भैया अपने पैसे, गिन लेना। अच्छा, बड़ी गड्डी है। धन्यवाद भाई साहब। जितेश और महेश अपने पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाई कुछ देर के लिए उन गरीबों की ओर देखने लगते हैं। भैया जरा देखो, हम भी तो ऐसे ही थे ना, फटे कंबल और दर बदर भटकते हुए पैसों के लिए। हाँ छोटे, और इनके सिर पर तो कोई छत भी नहीं है भैया। ये तो रोज इस सर्दी में यूं ही रहते होंगे ना, चाहे ठंड हो या गर्मी। दोनों भाई चुपचाप उनकी ओर देखते रहते हैं। अरे छोटे, जब हमें जरूरत थी तो भगवान ने हाथ खोल के हमारी सहायता की, तो अब हम इनके लिए क्यों नहीं कर सकते रे? पर भैया हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं रे, इन गरीबों के लिए घर बनवाते हैं और इनका काम शुरू करवाएंगे। फिर महेश के चेहरे पर ये सुनते ही मुस्कान आ जाती है और अगले ही दिन दोनों भाई मिलकर अपनी मेहनत से कमाए पैसों से उन गरीबों के लिए घर बनवाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी कमाते, दोनों उसमें से ज्यादातर पैसा उन गरीबों के घर बनाने या उनके खाने पीने में लगा देते हैं और देखते ही देखते वो घर भी बन जाते हैं। अरे बाबूजी, आप लोग हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हो बाबूजी। और सच में आपने हमें रहने के लिए छत दी, हमें खाना दिया। अरे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने रहने के लिए छत दे दी, लेकिन अब अपनी किस्मत का मालिक आपको खुद बनना होगा और मेहनत करनी होगी, वरना आपके खाली पेट को हमेशा तो कोई और नहीं भरेगा ना। जी जी भैया जी, वो क्या है कि खाना पीना नहीं मिलता तो काफी कमजोरी है शरीर में। जैसे ही अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा भैया, और आप देखिएगा हम भी ऐसा ही घर बनवाएंगे एक दिन दूसरों के लिए। ये की ना बात भैया आपने। कुछ ही दिनों में गांव में चारों तरफ महेश और जितेश के चर्चे शुरू हो जाते हैं और दोनों भाइयों की ऐसी तरक्की से नुकसान उनके पुराने मालिक जमींदार करमचंद को होने लगता है। मालिक माफ कीजिएगा, अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे? क्यों भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब तो मालिक हम महेश और जितेश बाबू के पास ही जाएंगे। वो हम मजदूरों को हमारे हक का पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आप तो एक दिन ना आओ तो उसका दुगना पैसा काट लेते हैं। और क्या? अरे तो क्या सिर पे बैठा लूं तुम्हें है? बस इसीलिए तो नहीं आ सकते अब आपके यहाँ, ऊपर से समय पर पैसे भी नहीं देते। और इतना कहकर वो दोनों मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने तो मेरा सारा काम चौपट कर दिया है, देखना पड़ेगा इन्हें। तभी करमचंद के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे अलावा भी तो और कई लोग होंगे जिनके धंधे इन्होंने चौपट करवा रखे हैं। एक काम करता हूँ, बाकियों को बुलाता हूँ आज शाम को पूछने। अरे भाइयों, अरे मैंने आप सबको यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। अरे उन दोनों भाइयों के बारे में। अरे भाई पूछो मत कि मंडी में सब्जी वालों ने हमसे सब्जी लेना बंद कर दिया है। अरे भाई उन्होंने वहाँ गरीब की परचून की दुकान खुलवा दी, बताओ है?
और उसके चक्कर में मेरी ग्राहकी कम हो गई, बताओ। अरे भैया, हमने ये सब राम कहानी सुनाना कम करो। ये बताओ कि इन दोनों भाइयों का आप करना क्या है? अरे इनका जो सबसे बड़ा खेत है जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ वहां चल के देखते हैं एक बार कि वहां ऐसा क्या उगा रहे हैं लोग जो डेली इनका माल बाजार में आता है। और ये बात तुमने ठीक कही, तो चलो फिर अभी के अभी। पर यहाँ किसी को पता है उसके खेत के बारे में? अरे मेरे खेत में काम करता था वो, क्या नाम था उस लड़के का? पारस। वो वहीं काम करता है। तो एक काम करते हैं, उससे चल के पूछते हैं, उसे पता होगा। सब लोग तुरंत पारस के घर चले जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालिक? अरे भाई पारस, अरे सुनो भाई, अरे भाई वो जिनके यहाँ तुम काम करते हो उन दोनों के खेत में कहाँ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा जमींदार जी, नहीं बताऊंगा। वो तुझसे प्यार से बात कर रहा है ना, तो बता दे, नहीं तो तेरी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पारस उन्हें उस खेत में ले जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा खेत कहाँ से आया? अरे पता नहीं भैया। अरे मालिक, काम तो करेंगे ही, यहाँ हमारी इज्जत जो होती है। उन्होंने पता नहीं कितने गरीबों को घर दिया है, कितनों के काम शुरू करवाए हैं, गांव के कितने ही लड़कों और लड़कियों को पढ़ाया है। जाओ तुम यहाँ से। पारस वहाँ से चला जाता है। ए भाई, हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ पे खेत भी है, और ये तो इतने गरीब थे। ए भैया, तो फिर इन्होंने इतनी बड़ी जमीन खरीदी कैसे? है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या इनकी? अरे क्या पता, खरीदी ना हो। अरे ये क्या है भैया? पता नहीं छोटे, चल के पूछते हैं। जितेश और महेश उनके पास जाते हैं। अरे आप लोग हमारे खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? अबे तुम्हारा खेत कब से है ये तो मेरा खेत है। क्या? ये क्या बकवास है? अरे तो तेरा है तो जरा कागज दिखाना फिर कि ये खेत तेरा है। ये सुनते ही दोनों भाई चौंक जाते हैं। कैसे कागज? अरे जमीन के कागज, जिससे ये साबित होता हो कि ये जमीन तुम्हारी है। नहीं, ऐसे तो कोई कागज नहीं है। तो फिर ये जमीन तुम्हारी कैसे हुई भाई? अरे पर हम पिछले 5 सालों से यही खेती करते आ रहे हैं। तो मतलब पिछले 5 सालों से गैर कानूनी तरीके से यहाँ काम कर रहे हो? अबे मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, वरना ये जो लोग मेरे पीछे खड़े देख रहे हो ना, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है छोटे। फिलहाल के लिए चलते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। महेश उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। तुम लोगों को ये लगता है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा वहम है। अरे हाँ, कर लिया तुमने कुछ। चल निकल अब यहाँ से। दोनों भाई वहाँ से वापस चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और करमचंद अभी भी बाकी लोगों के साथ वहीं होता है। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब वापस यहाँ पर आ जाए, तो कुछ दिन यूं ही रहना पड़ेगा, समझे? तभी सामने से कई सारे चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं और उनके सर पर गोल गोल मंडराने लगते हैं। जिसके मन में धन का पाप, ये जगह लगाए उस पे श्राप। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अबे ये कौन बोल रहा है? अबे मुझे नहीं पता। ये चमगादड़ बोल कैसे रहे? कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा? तभी उन लोगों को दिखता है कि उनके चारों तरफ से गांव के सारे लोगों की भीड़ लिए आ रही है।
ए भाई कौन है भाई ये? तभी करमचंद को देखता है कि महेश और जितेश भी सामने से आ रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो सभी लोग चारों तरफ से उन सभी को घेर लेते हैं। अरे क्यों आए हो? हमारा हक वापस लेने। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहम है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अरे पर ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, तो इस बात के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, हाँ समझे? पर अब ये जमीन हमारी है करमचंद जी। अरे पटवारी जी, जरा सामने तो आइए। उस भीड़ में से पटवारी निकल कर आता है, जिसके हाथ में कई सारे कागज हैं। ये रहे कागज इस जमीन के। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, अरे तुमने एक ही दिन में ये सब हो सकता है। अरे ये गलत है। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला निकल कर आता है, जो पता नहीं कितने सालों से मजदूरों का पैसा खाते आ रहे हैं। जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो है गरीबों का काम दिया है, खाना दिया है, और मुझे एक गरीब के बेटे को पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। समझ में आ गई बात? और ये मत भूलो, गांव का हर गरीब किसान और वो आदमी इनके पीछे खड़ा है जो बेईमानी में नहीं, मेहनत पर भरोसा रखता है। तो तुम अभी के अभी जो है यहाँ से निकल जाओ, बता रहे हैं, वरना सोच लो कि इतने सारे लोग मिलके तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे भाई कालू, अबे यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ भारी हो गई है। एक काम कर, पहाड़ में जाए जमींदार, इसके 250 रुपए वापस कर और खिसक ले बेटे यहाँ से, वरना बेमतलब में मारे जाएंगे। क्या समझा? सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे बाकी जमींदार और करमचंद भी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अरे आप लोग हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे संकट मोचक हैं, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आप लोग अभी भी नहीं समझे क्या? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो आपने ही किया है। आप लोगों को हमने बस मौका दिया है, उस मौके को मेहनत करके आप लोगों ने भुनाया है। आप सभी लोग मेहनत करते हैं मेरे खेत में, अपने अपने कामों में, इसीलिए आपके पास ये सब है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को ही देख लो, हमने तो बस उन्हें थोड़े पैसे दिए थे, बाकी दिन रात पढ़ाई लिखाई भागा दौड़ी वो तो इन्होंने ही की थी ना, इसीलिए ये इंस्पेक्टर बन पाए। और हमने भी तो मेहनत की, पता नहीं कितनी जगह से निकले, और जब हमें ये जगह मिली तब भी खूब मेहनत की, इसीलिए आज यहां तक पहुंच पाए। तो बस बात इतनी सी है मेरे भाइयों कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, और आप सभी ने मेहनत की है, तो धन्यवाद आप लोग स्वयं का करो। एरी में जा रहा होता है। अरे मैं तो आ गया हिम्मत करके, पर कहीं मैं ही वश में न हो जाऊं, डर से लग रहा है। गबरू धीरे धीरे अंदर घुसता है और देखता है कि सामने टोटका बाबा एकदम काले कपड़े पहने और आंखें बंद किए बैठे हैं। अरे बाबा है या नरबक्ची? तभी टोटका बाबा अचानक बोल पड़ते हैं, आ जाओ, मैं पहले ही देख रहा था तुम्हें। कोयल की मधुर कूक से गबरू की आंख एकदम से खुल जाती है। गबरू अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और उबासी लेने लगता है। क्या बात है, सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज है। गबरू की नजर तभी अपने बगल के खाली बिस्तर पर जाती है। कब तक खाली रहेगा ये बिस्तर भगवान? मेरी भी किस्मत चमका थोड़ी, इस सोने बिस्तर और इस सोनी जिंदगी का सोनापन भरने वाली भेज दो जल्दी, अब बस। हाँ
गबरू दुकान पर बैठा होता है कि तभी झींगा वहाँ आता है। हाँ भाई, दूध बेचते डोलू क्या कर रहा है? तू बता नल्ले, ये कितने पैसे कमा लिए? हाँ, इतना कोई करोड़पति नहीं हुआ है, तू समझा? जितने पैसे अभी मेरे गल्ले में रखे हैं ना, उतने में तेरा महीने का खर्चा ले जाएगा। आजा, तुझे 10 रुपए देता हूँ, अपनी फटी जेब सिलवा लियो है। अबे हाँ, ठीक है ठीक है, 1 लीटर दूध दे तू। अभी ले गया। गबरू दुकान पर एक बड़ी दूध की बाल्टी में से दूध निकालकर झींगा की डोली में डाल देता है। अबे देना। अबे पहले 50 रुपए दे इसके, यहाँ मुफ्त में थोड़ी बांट रहा हूँ। अबे यार दे दे यार, कहीं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। अबे भागेगा भी कहाँ, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए जो तेरे पास नहीं है। अरे मान जा यार, अभी पैसे की किल्लत चल रही है। अभी? अबे ये बताइए जरा कि आखिरी बार 10 का नोट कब देखा था तूने? अरे यार, चाय पीनी है, समझा कर। अबे तू मानेगा नहीं, ये ले, और पैसे दे दिए इसके भी नल्ले। हाँ ठीक है ठीक है, इतने पैसे भी मत इकट्ठा कर लियो, कहीं पता चले अपने गल्ले के नीचे दब गया। अबे वाह भाई वाह, है मुफ्त का सामान मिलते ही क्या गिरगिट की तरह। अबे क्या हो गया बे, इतना चौक कैसे गया तू? अबे क्या हो गया? गबरू सामने की ओर उंगली उठाता है। झींगा पलट कर देखता है। अबे ये कौन है भाई? अबे परी हूँ मैं, मतलब ये। क्या क्या कह रहा बे? झींगा पलटकर गबरू की ओर देखता है। गबरू बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर उस लड़की को देख रहा होता है और उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके हैं। ओ तेरी, अबे पौना मजनू। गबरू की आंख, नाक, कान मानो उस लड़की को देखकर एकदम से सुन्न पड़ गए थे। अबे तेरी भाभी मिल गई झींगा। अच्छा, उसके पाँव की चप्पल देख रहा है? वो भी तुझसे 5-6 मीटर ऊपर ही होगी, समझा? अबे मोहब्बत के कद के सामने कोई और कद नहीं दिखता, समझा बे? और तेरा तो वैसे भी नहीं दिखेगा कद। भाई पर है कौन ये यार? अबे नए लग रहे हैं कोई, पहले तो नहीं दिखा इन्हें कभी यहाँ। अबे यार पूछ के आ देना इस लड़की से, चल। अबे काड़ा हो गया क्या? अबे उसके साथ एक जीता जागता तंदुरुस्त इंसान दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा तुझे? कौन है? अबे चल तू। अबे रुक जा। अबे क्या क्या? गबरू दराज में से एक शीशा निकालता है और उसमें देखने लगता है। थोड़ा बढ़िया से बन के जाऊं, ऐसे ही थोड़ी। कहाँ है मेरी क्रीम? अबे क्रीम के बच्चे हैं, बालों पे थूक लगा ले अपने। भाई चल भाई चल, थूक लगा के ही हो गया सेट। चल जल्दी चल। गबरू और झींगा बलविंदर और शनाया के पास आते हैं। नमस्कार जी। आओ जी, आओ, सत श्री अकाल जी। माफ कीजिएगा, आपको रोक लिया। कोई नहीं जी, कोई नहीं। झींगा तभी बलविंदर के साथ खड़ी लड़की की ओर देखता है। जी ये आपकी? हाँ जी, वाइफ है जी मेरी। क्या? बलविंदर और शनाया डर कर एकदम से पीछे हो जाते हैं। ओ तेरी, ओ भाई ये कहाँ से आया भाई? ओ मैंने तो दिखा भी नहीं। OMG, आपका तो मैंने देखा ही नहीं बच्चे, ये आपका बेटा है। झींगा की एकदम से जोर की हंसी छूट जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है।
हुआ? अरे बच्चा नहीं मैं, दोस्त हूँ इसका, इससे भी बड़ा हूँ उम्र में। ओ तेरी, ओ यार, ओ माफ कर देना यार प्रा। सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या क्या हो गई थी? It was just misunderstanding, nothing more. मोर? हमारे गांव में खूब आते हैं मोर हैं, बारिश में तो रोज ही आते हैं। ओ गुरु, ओ वो कह रही है गलतफहमी हो गई थी इसे, ओ इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओ मोर नहीं कह रही थी वो गुरु। वैसे आप यहाँ किसके घर आए हैं? आओ जी, ओ बस 1-2 महीने के लिए आए हैं यहाँ। और गुरु यहाँ भाई का घर है, वो तो अब काम के सिलसिले में रहता नहीं, तो सोचा घूम के आते हैं। और ये लगी हुई थी कब से कि कितना शोर है शहर में, है कहीं शांत सी जगह पे चलते हैं, और तो ले आया जी उसे यहाँ। बातें बता देते हो पर्सनल। की कहते होगी डार्लिंग फिर? आप भी ना बलविंदर जी, नॉट यू बिल्कुल ही। वाह जी वाह, काफी प्यार है आप दोनों में। अच्छा चलो जी, हम चलते हैं, आप घूमो फिरो हैं। और अगर दूध की जरूरत हो तो मेरी डेयरी पर आइएगा, ये देखिए सामने ही है, A1 दूध मिलेगा कि पी के भैंस भी खुश हो जाए। ओ आओ जी आओ। बलविंदर और शनाया दोनों हंस पड़ते हैं। गबरू और झींगा उसकी दुकान पर बैठते हैं। गबरू अभी भी शनाया के ही सपनों में खोया हुआ है। ओ यार झींगा यार दिल आ गया यार। अबे कौन सा दिल, कैसा दिल? अबे शादीशुदा है वो। ओ यार अंग्रेजी सीख लो क्या यार, तेरी भाभी तो क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है यार। अबे पागल हो गया क्या तू? कौन सी भाभी, कैसी भाभी? अबे कल एक किताब खरीदूंगा अंग्रेजी की, और सीख के फिर जाऊंगा मिलने उससे। अबे गिनठे के साथ साथ तू बहरा भी हो गया क्या बे? अबे सुन भी रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ। तभी गबरू एकदम से झींगा की बाजू पकड़ लेता है। झींगा यार तू ही कुछ करवा दे यार, करवा देना यार, बताना यार क्या करो यार, बताना यार। अबे दिमाग भी छोटा हो गया क्या तेरा? भाई शादीशुदा है वो। अरे यार तो क्या फर्क पड़ता है यार, उसका पति देखे, ओ जी आओ जी, ये जी वो जी है। अबे उससे ज्यादा बढ़िया पति बनूंगा मैं यार बताना यार। अबे बिल्कुल पागल ही हो गया लगता है। अबे यार तुझे थोड़ी ना कुछ करना है बे, तू बताना यार क्या करूँ ना यार, बताना यार। झींगा सर पर हाथ रख लेता है। अबे तू नहीं मानेगा, अब मैं भी क्या ही बताऊं यार। लड़कियों को ना तोहफा पसंद होता है। हाँ तो कोई सुंदर सा तोहफा ले जाओ उसके लिए। हाँ तो तोहफा, उपहार यानी कि गिफ्ट, हाँ ये ठीक कहा, तोहफा लेके जाता हूँ। तोहफा कोई बढ़िया सा, और इंग्लिश बोल कर दूंगा गिफ्ट। अगले दिन से गबरू अंग्रेजी के रट्टे मारना शुरू कर देता है और 2 दिन बाद सुबह होते ही सीधा शनाया के घर के बाहर झींगा के साथ खड़ा हो जाता है। झींगा अपने हाथ से सिर मसाज कर रहा है। अबे 2 दिन सोच के ये लेके आया तू? अबे पागल हो जाएगी वो देखकर। हाँ बेटा वो तो सच में हो ही जाएगी। हाँ झींगा गेट नॉक करता है और शनाया गेट खोलती है। गुड मॉर्निंग जी। What? I mean, गुड मॉर्निंग। शनाया जोर जोर से हंसने लगती है। अबे क्या सीख लिया 2 दिन में? क्या हुआ जी? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। हाँ जी वही एक गिफ्ट भी है आपके लिए वैसे ही। मेरे लिए? पर क्यों? जी आप हमारे बगलोलगढ़ के मेहमान हो तो इतना तो बनता ही है ना। ओह थैंक यू। पर आपका गिफ्ट कहाँ है? 2 मिनट रुकना है, अभी लेकर आता हूँ।
गबरू दौड़ता हुआ जाता है और वहीं पास खड़े पेड़ पर बंधी एक भैंस ले आता है। OMG, ये क्या है? अरे आपका गिफ्ट। ओह, बफेलो। हाँ जी, ये वही वाली बात है, ये 4-5 बाल्टी दूध निकाल लेती है। भैंस नहीं, ये तो चलती फिरती डेयरी है, डेयरी। But what would I do with it? हाँ जी, मतलब मैं क्या करूंगी इसका? दूध निकालना। तभी पीछे से बलविंदर की आवाज आती है। और सुनो, और कितने गए हो? क्या बेबी? तुम दोनों, हड़प्पा, आओ जी आओ। बेबी देखो, गबरू जी हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। हाँ? ओ भाई गुरु, यार भैंस। हाँ। बलविंदर हंसने लगता है। बट हम तो सिर्फ यहाँ 2 मंथ के लिए है ना गबरू जी। कोई नहीं, घर ले जाना। हाँ गुरु, और ले तो जाएंगे, पर फ्लाइट वालों को कौन बनाएगा? गबरू झींगा की तरफ देखने लगता है। कोई नहीं जी, इसे आप अपनी डेयरी के लिए रख लो जी। बलविंदर और शनाया वापस अंदर चले जाते हैं। हो गया खुश है? हो गया? अबे यार सही तो था यार ये गिफ्ट। अबे भैंस, अबे भैंस दे रहा था तुझसे। अबे भैंस कौन देता है लड़की को गिफ्ट में? अबे यार भाई यार, एकदम खड़ी भैंस थी यार, वो एकदम सही थी यार। अबे भैंस खड़ी हो या बैठी हो, उससे उसे क्या है? अबे यार तो अब क्या करूं यार? अबे घर चल। गबरू और झींगा वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। गबरू अपने बिस्तर पर बैठा एक खाली कॉपी में कुछ लिख रहा होता है। अबे एक ऐसा प्रेम पत्र लिखूंगा ना कि आग लग जाएगी। गबरू कॉपी में से वो पन्ना फाड़ता है और उसे मोड़ कर रख लेता है। अब देखता हूँ कि कैसे वो मेरे प्यार में नहीं बढ़ेगी। और वैसे भी मैंने तो नाम भी नहीं लिखा इस पर अपना, तो अगर नहीं भी पसंद आया तो किसको क्या ही पता चलेगा। देखा गबरू की सोच। गबरू तुरंत शनाया के घर की तरफ निकल जाता है। गबरू घर के दरवाजे के नीचे से वो कागज खिसका देता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अब कल सब पता लग जाएगा। अगला दिन चढ़ते ही गबरू एक बार फिर से शनाया और बलविंदर के घर पर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उनके घर पहुंचता है, उसे दिखता है कि घर के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। ओए गुरु, ओए किसनी हिम्मत हो गई मेरी वोटी नु छेड़न दी। गबरू वो खत बलविंदर के हाथ में देखकर कांप उठता है। अबे इसे कहां से मिल गया वो? ओए आओ जी, और ये जिस छिछोरे ने लिखा है ना, मैं उन्हें खा जाऊंगा। तभी भीड़ में खड़ा झींगा बोल पड़ता है। पर लिखा क्या है? मैं बताता हूँ। कितनी घटिया घटिया शायरियाँ लिखी है इसमें। बलविंदर वो कागज खोलता है। शनाया, दिस इज फ्रॉम माई चेस्ट टू यू। तुम मेरी आंख में, कान में और मेरे नाक के भी भीतर हो। और शनाया, तुम ही मेरी गुलाब और तुम ही मेरा किचड़ हो और तुम ही मेरी बनियान सल्ला और मैं तुम पे पैसा उड़ाऊंगा। ओए गुरु, तुम मेरी रोटी सेकना और मैं तुम्हारे बच्चे उठाऊंगा। और छोड़ दो उसको सरदारा जी को, वरना हो जाएगी तुम्हारी बर्बादी।
अपनी सबसे खास भैंस की तरह पालूंगा तुम्हें और कर लो मुझसे शादी। सब लोग ये सुनते ही हंस पड़ते हैं। क्या लिखा है? गुरु, और आप लोग सब हंस रहे हो? अरे मेरी बीवी छेड़ी है इसने, और किस कदर चौथी फेल है ये। फ्रॉम माई चेस्ट है, हार्ट को चेस्ट बोल रहा है। गबरू वहां से चुपचाप निकल जाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। भगवान, ये तो मेरा खेल उल्टा पड़ गया है। अगर शनाया को मिला होता ना। अबे अगर उसे मिल जाता तो तेरे कागज पे उल्टी के निशान लगे होते। इतना घटिया था मैं। यार सही तो था यार। भाई एक बात ये बता कि तेरा भैंसों से इतना प्यार क्यों है? पहले तो उससे भैंस देने चला गया तू, फिर तूने चिट्ठी में भी ये कह दिया कि तुझे भैंस की तरह पालूंगा। अबे यार अब क्या करूं यार, लिख दिया तो लिख दिया यार, दिल की बात थी यार। अबे अब की बार पिटेगा भी तू लोगों से पता चल गया तो। अबे यार कुछ नहीं पता चलेगा यार। अबे तो टोना टोटका करवाएगा क्या उसे वश में करने के लिए? अबे हाँ यार, अबे यार झींगा तेरा माथा गाल, अबे चूम लूं यार। अबे हाँ यार, अबे टोटका, अबे यार क्या आइडिया दिया भाई झींगा तूने। ओए यार मेरे झींगा, आई लव यू। ओए अबे अब की बार पिटेगा तू, अबे रहने दे। मैं हाथ तो गया हिम्मत करके, पर कहीं मैं ही बच में ना आ जाऊं भाई। मेरे को तो डर भी लग रहा है। अरे ये बाबा जी है, ये नरबख्शी। आ जाओ, मैं पहले ही देख रहा था तुम्हें। आंखें बंद करके भी देख लिया। ए भाई कमाल कर दिया भाई बाबा जी ने तो। इसीलिए बाबा जी आपका नाम बहुत सुन रखा था, तो बाबा मेरा भी काम कर रहा बाबा। मुझे पता है तेरा काम, तुझे लंबा होना है ताकि तू भीड़ में किसी के पाँव के नीचे ना जाए। ए बाबा जी मैं काम से आया हूँ, लंबाई की बजाय मेरे दिल का दर्द देखो। तुम्हारा दिल बोल रहा है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। बाबा जी बिल्कुल सही पकड़े बाबा जी। मोहब्बत भी ऐसी वाली जो दूसरे की बीवी के साथ है। बाबा जी आप तो बिल्कुल अंतर्यामी निकले बाबा जी। अरे नाम है मेरा टोटका, काम करूंगा टॉप का। बाबा जी बस वो लड़की मुझसे प्यार करने लगे, मैं ऐसा कर दो बाबा जी। बेटा रूप चल इसमें थूक। कल सुबह सुबह उसके मुंह पे ये भस्म मारना और बोलना अनाया मेरी है। और फिर देख कैसे वो तेरे प्यार में लौटती है। गबरू बिस्तर पर लेटा हुआ है। ए भाई कल से शनाया मेरी है। गबरू सुबह सुबह शनाया के घर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है। अरे गबरू जी,
ओ सत श्री अकाल जी गबरू जी। ओ शनाया थोड़ा साइड हो। ओ दिख नहीं रहा है मुंडा। ऐसी की तैसी तेरी। What's this? शनाया मेरी। What was that, you little freak? क्या ये? अरे 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 ये क्या हो गया बे? बलविंदर अपना सर जोर से हिलाने लगता है और फिर बड़ी बड़ी आंखों से गबरू की ओर मुस्कुरा कर देखने लगता है। ओ गुरु, ओ ठीक है। ओ आज से मैं तुम्हारा ओए। अबे ये क्या हो गया भाई? बलविंदर अचानक से गबरू को गोद में उठा लेता है। अबे क्या कर रहे भाई? ओ नीचे उतारे यार मुझे। ओ गुरु, ओ तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए अब एक हो गए हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। अबे अबे ये क्या हो गया? अबे नहीं। शनाया तभी बाजू पकड़ लेती है। बेबी क्या कर रहे हो ये? बलविंदर अपना हाथ झटका कर छुड़ा लेता है। शनाया, ओए हट जा। हाँ, what are you saying, baby? बलविंदर प्यार से गबरू की ओर देखता है। ओए गुरु, अब गबरू ही मेरा इकलौता प्यार है। गबरू जोर जोर से हाथ पैर हिलाकर उसकी गोद से कूद कर बाहर निकल जाता है और दौड़ने लगता है। और बलविंदर जीभ निकाल कर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। भगवान, अबे क्या हो गया? अबे नहीं चाहिए कोई भी। मेरी जिंदगी सोनी अच्छी है, बस इससे बचा लो। ओह गबरू जी, और रुको जी। गबरू दौड़ते दौड़ते अबे नहीं, अबे नहीं। गबरू डरता डरता टोटका बाबा के डेरे में जा रहा होता है। अरे मैं तो आ गया हिम्मत करके, पर कहीं मैं ही बस में न हो जाऊंगा। डर सा लग रहा है। गबरू धीरे धीरे अंदर घुसता है और देखता है कि सामने टोटका बाबा एकदम काले कपड़े पहने और आंखें बंद किए बैठे हैं। अरे बाबा है या नरबक्षी? तभी टोटका बाबा अचानक बोल पड़ते हैं। आ जाओ, मैं पहले ही देख रहा था तुम्हें। कोयल की मधुर कूक से गबरू की आंख एकदम से खुल जाती है। गबरू अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और उबासी लेने लगता है। क्या बात है, सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज है। गबरू की नजर तभी अपने बगल के खाली बिस्तर पर जाती है। कब तक खाली रहेगा ये बिस्तर भगवान? मेरी भी किस्मत चमका थोड़ी। इस सोने बिस्तर और इस सोनी जिंदगी का सोनापन भरने वाली भेज दो जल्दी। अब बस। हाँ, गबरू दुकान पर बैठा होता है कि तभी झींगा वहाँ आता है। भाई दूध बेचते टोलू क्या कर रहा है? तू बता नल्ले, कितने पैसे कमा लिए? इतना कोई करोड़पति नहीं हुआ है, तू समझा? जितने पैसे अभी मेरे गल्ले में रखे हैं ना, उतने में तेरा महीने का खर्चा ले जाएगा। आजा, तुझे 10 रुपए देता हूँ, अपनी फटी जेब सिलवा लियो है। अबे हाँ ठीक है, 1 लीटर दूध दे तू। अभी ले गया। गबरू दुकान पर एक बड़ी दूध की बाल्टी में से दूध निकालकर झींगा की डोली में डाल देता है। अबे देना। अबे पहले 50 रुपए दे इसके। यहाँ मुफ्त में थोड़ी बांट रहा हूँ। अबे यार दे दे यार, कहीं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। तभी उन्हें दिखता है सामने एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। अरे कोई तो मदद करो, कोई मदद करो। अरे हे भगवान, अरे ये अम्मा इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही है भाई? दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो?
ऐसी आंधी और इतनी भयंकर ठंड में, अरे कुछ हो जाएगा। जितेश और महेश तुरंत उन्हें अपने कंबल से ढक देते हैं। बेटा, वो मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड हो रही थी तो सोचा थोड़ी लकड़ी लाके जला लूं, लेकिन इतनी ठंड थी कि बाहर मेरी सारी हड्डियां सर्दी में जकड़ गईं। अरे अम्मा, हमें बताओ फिर आपकी झोपड़ी कहाँ है? हम आपको वहीं छोड़ कर आते हैं। बस यही है बेटा। जितेश तभी उस बुजुर्ग औरत को अपनी गोद में उठा लेता है। अम्मा, आप मुझे बताते जाना रास्ता। अच्छा ठीक है बेटा। जितेश और महेश भरी ठंड में कांपते हुए उस बुजुर्ग औरत को अपने कंबल देकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा सुनता है और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये मैं देख सकती हूँ। जितेश और महेश उस बुजुर्ग औरत को लेकर काफी देर तक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं झोपड़ी नहीं दिखती और देखते ही देखते जंगल और गहरा होता जाता है। अरे अम्मा कितनी दूर और है? बस थोड़ी दूर और है बेटा। जितेश और महेश काफी देर तक उस बुढ़िया को लेकर यूं ही चलते रहते हैं। सामने वो घनी झाड़ी दिख रही है बेटा, बस उसी के पीछे है। जितेश और महेश उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखता है सामने एक बड़ी सी झोपड़ी है। जितेश बुढ़िया को नीचे उतार देता है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। जितेश और महेश जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि झोपड़ी में चारों ओर गर्माहट है। अरे वाह भैया, यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है मानो धूप खिली हुई हो। सर्दी कितनी कम लग रही है ना यहाँ। पर अम्मा, आपने तो बोला था कि आपको यहाँ ठंड लग रही थी। दोनों भाई अम्मा की ओर पलटते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अम्मा कहाँ गई? महेश, अम्मा कहाँ गई? पता नहीं भैया, अभी तो यही थी। दोनों भाई बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन आसपास बस अंधेरा होता है। कहाँ गई अम्मा? तभी उनके सिर के ऊपर से चांद की रोशनी में एक सफेद कबूतर उड़ता जाता है। जिसका मन पूरी तरह से सच्चा है, उसका बसेरा इस जगह पर पक्का है। क्या था ये? अरे अम्मा ने भी तो यही कहा था ना कि हमारा मन सच्चा है। दोनों भाई वापस उस घर के अंदर चले जाते हैं। भैया, इसका मतलब वो कोई जादुई अम्मा थी। इसका मतलब ये भी है कि ये घर हमारे लिए है। मुझे नहीं पता भाई, पर आज रात के लिए यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहे तो इस सर्दी में हम बच नहीं पाएंगे। जितेश और महेश सामने रखी अलमारी खोलते हैं, जहाँ नए कंबल और गद्दे रखे होते हैं। अरे महेश, ये देख, ये तो बिल्कुल नए हैं रे। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अब जो भी हो रहा है उसे भगवान का आदेश मान के स्वीकार कर ले छोटे, वरना तो अब तक हमारा बुरा हाल हो चुका होता। दोनों भाई वो गद्दे बिछाकर उन नए कंबलों को ओढ़कर वहीं सो जाते हैं। दोनों भाई अगली सुबह उठकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने एक बड़ा सा खाली खेत है। ये क्या है? और आपने ये खेत देखा? हाँ भाई, ये खेत है किसका? लेकिन महेश और जितेश जाकर उस खेत की मिट्टी छूकर देखते हैं। अरे भैया, जरा देखिए तो, इस खेत की मिट्टी भी कितनी उपजाऊ लगती है। अरे महेश, अपने जीवन में ना कभी इस खेत को देखा और न ही कभी कुछ सुना ही इस खेत के बारे में कभी। तभी एक कौवा उड़ते हुए उनके सर के ऊपर से चिल्लाता हुआ आ जाता है। मेहनती इंसान को गिर के उठना दोबारा है और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। हाँ,
पहले सफेद कबूतर, फिर ये कौवा। ये पक्षी बोल कैसे पा रहे हैं? ये तो कोई जादुई जगह लगती है भाई। पर ये हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखी? भैया, आपने तो कहा था कल कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो क्या पता यही हमारा फल हो भैया। जितेश कुछ देर के लिए चुपचाप उस खेत की तरफ देखता रहता है। यह शायद हमारे स्वर्गवासी माता पिता का आशीर्वाद हो। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भैया, हम अब इतने बड़े खेत को जोतेंगे कैसे? अरे वाह, हाथ में खेत आते ही मेहनत भूल गया। अरे भगवान ने सिर्फ मौका दिया है छोटे, पर इस मौके का फायदा हमें अपनी मेहनत से उठाना पड़ेगा ना। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। दोनों भाई उसी दिन से उस खेत में मेहनत करना शुरू कर देते हैं और हर दिन अपनी पूरी जान उस खेत में झोंक देते हैं। और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। वाह भैया, देखो पूरा खेत हरा भरा हो चुका है फसलों से। हाँ भाई, इतनी फसल उगी है कि इसे बेच दे तो 2 साल का खर्चा निकला है। हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है भैया। कहाँ लोग हमें मनहूस कहते थे, और देखो ना, हमने अपना इतना बड़ा खेत खड़ा कर दिया। अरे छोटे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और कुछ सालों तक दोनों भाई यूं ही मेहनत से उस खेत में काम करते रहते हैं। देखते ही देखते अब उनके पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह भैया वाह, तुम दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया भैया। सबसे ज्यादा गेहूं और सब्जियां तुम्हारे खेत से आती है आजकल, और वो भी एकदम खरी खरी। ये लो भैया अपने पैसे, गिन लेना। अच्छा, बड़ी गड्डी है। धन्यवाद भाई साहब। जितेश और महेश अपने पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाई कुछ देर के लिए उन गरीबों की ओर देखने लगते हैं। भैया जरा देखो, हम भी तो ऐसे ही थे ना, फटे कंबल और दर बदर भटकते हुए पैसों के लिए। हाँ छोटे, और इनके सिर पर तो कोई छत भी नहीं है भैया। ये तो रोज इस सर्दी में यूं ही रहते होंगे ना, चाहे ठंड हो या गर्मी। दोनों भाई चुपचाप उनकी ओर देखते रहते हैं। अरे छोटे, जब हमें जरूरत थी तो भगवान ने हाथ खोल के हमारी सहायता की, तो अब हम इनके लिए क्यों नहीं कर सकते रे? पर भैया हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं रे, इन गरीबों के लिए एक घर बनवाते हैं और इनका काम शुरू करवाएंगे। फिर महेश के चेहरे पर ये सुनते ही मुस्कान आ जाती है। और अगले ही दिन दोनों भाई मिलकर अपनी मेहनत से कमाए पैसों से उन गरीबों के लिए घर बनवाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी कमाते, दोनों उसमें से ज्यादातर पैसा उन गरीबों के घर बनाने या उनके खाने पीने में लगा देते हैं। और देखते ही देखते वो घर भी बन जाते हैं। अरे बाबूजी, आप लोग हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हो बाबूजी। सच में आपने हमें रहने के लिए छत दी, हमें खाना दिया। अरे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने रहने के लिए छत दे दी, लेकिन अब अपनी किस्मत का मालिक आपको खुद बनना होगा और मेहनत करनी होगी, वरना आपके खाली पेट को हमेशा तो कोई और नहीं भरेगा ना। जी जी भैया जी, वो क्या है कि खाना पीना नहीं मिलता तो काफी कमजोरी है शरीर में। जैसे ही अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा भैया, और आप देखिएगा हम भी ऐसा ही घर बनवाएंगे एक दिन दूसरों के लिए। ये की ना बात भैया आपने। कुछ दिनों में गांव में चारों तरफ महेश और जितेश के चर्चे शुरू हो जाते हैं। और दोनों भाइयों की ऐसी तरक्की से नुकसान उनके पुराने मालिक जमींदार करमचंद को होने लगता है।
अब मालिक माफ कीजिएगा, अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे? क्यों भाई क्यों? ऐसा क्या हो गया? अब तो मालिक हम महेश और जितेश बाबू के पास ही जाएंगे। वो हम मजदूरों को हमारे हक का पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आप तो एक दिन ना आओ तो उसका दुगना पैसा काट लेते हैं। और क्या? अरे तो क्या सिर पर बैठा लूं तुम्हें? हैं? बस इसीलिए तो नहीं आ सकते अब आपके यहाँ। ऊपर से समय पर पैसे भी नहीं देते। और इतना कहकर वो दोनों मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने तो मेरा सारा काम चौपट कर दिया है, देखना पड़ेगा इन्हें। तभी करमचंद के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे अलावा भी तो और कई लोग होंगे जिनके धंधे इन्होंने चौपट करवा रखे हैं। एक काम करता हूँ, बाकियों को बुलाता हूँ आज शाम को पूछने। अरे भाइयों, अरे मैंने आप सबको यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। अरे उन दोनों भाइयों के बारे में। अरे भाई पूछो मत कि मंडी में सब्जी वालों ने हमसे सब्जी लेना बंद कर दिया है। अरे भाई उन्होंने वहाँ गरीब की परचून की दुकान खुलवा दी, बताओ हैं? और उसके चक्कर में मेरी ग्राहकी कम हो गई, बताओ। अरे भैया आपने ये सब राम कहानी सुनाना कम करो। ये बताओ कि इन दोनों भाइयों का आप करना क्या है? अरे इनका जो सबसे बड़ा खेत है जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ वहां चल के देखते हैं एक बार वहां ऐसा क्या उगा रहे हैं लोग जो डेली इनका माल बाजार में आता है। और ये बात तुमने ठीक कही, तो चलो फिर अभी के अभी। पर यहाँ किसी को पता है उसके खेत के बारे में? अरे मेरे खेत में काम करता था वो, क्या नाम था उस लड़के का? पारस। वो वही काम करता है, तो एक काम करते हैं उससे चल के पूछते हैं, उसे पता होगा। सब लोग तुरंत पारस के घर चले जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालिक? अरे भाई पारस, अरे सुनो भाई, अरे भाई वो जिनके यहाँ तुम काम करते हो उन दोनों के खेत में कहाँ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा जमींदार जी, नहीं बताऊंगा। वो तुझसे प्यार से बात कर रहा है ना, तो बता दे, नहीं तो तेरी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पारस उन्हें उस खेत में ले जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा खेत कहाँ से आया? अरे पता नहीं भैया। अरे मालिक काम तो करेंगे ही, यहाँ हमारी इज्जत जो होती है। उन्होंने पता नहीं कितने गरीबों को घर दिया है, कितनों के काम शुरू करवाए हैं, गांव के कितने ही लड़कों और लड़कियों को पढ़ाया है। जाओ तुम यहाँ से। पारस वहाँ से चला जाता है। भाई हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ पे खेत भी है, और ये तो इतने गरीब थे। भैया तो फिर इन्होंने इतनी बड़ी जमीन खरीदी कैसे? भाई कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या इनकी? अरे क्या पता, खरीदी ना हो। अरे ये क्या है भैया? पता नहीं छोटे, चल चल के पूछते हैं। जितेश और महेश उनके पास जाते हैं। अरे आप लोग हमारे खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? अबे तुम्हारा खेत कब से है ये तो मेरा खेत है। क्या ये क्या बकवास है? अरे तो तेरा है तो जरा कागज दिखाना फिर, ये खेत तेरा है। ये सुनते ही दोनों भाई चौंक जाते हैं। कैसे कागज? अरे जमीन के कागज, जिससे ये साबित होता हो कि ये जमीन तुम्हारी है। नहीं ऐसे तो कोई कागज नहीं है। तो फिर ये जमीन तुम्हारी कैसे हुई भाई? अरे पर हम पिछले 5 सालों से यही खेती करते आ रहे हैं। तो मतलब पिछले 5 सालों से गैर कानूनी तरीके से यहाँ काम कर रहे हो? अबे मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, वरना ये जो लोग मेरे पीछे खड़े देख रहे हो ना, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है छोटे। फिलहाल के लिए चलते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है।
उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। तुम लोगों को ये लगता है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा वहम है। अरे हाँ, कर लिया तुमने कुछ। चल निकल अब यहाँ से। दोनों भाई वहाँ से वापस चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और करमचंद अभी भी बाकी लोगों के साथ वहीं होता है। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब वापस यहाँ पर आ जाए, तो कुछ दिन यूं ही रहना पड़ेगा, समझे? तभी सामने से कई सारे चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं और उनके सर पर गोल गोल मंडराने लगते हैं। जिसके मन में धन का पाप, ये जगह लगाए उस पे श्राप। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अबे, ये कौन बोल रहा है? अबे मुझे नहीं पता, ये चमगादड़ बोल कैसे रहे? कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा? तभी उन लोगों को दिखता है कि उनके चारों तरफ से गांव के सारे लोगों की भीड़ लिए आ रही है। भाई कौन है भाई ये? तभी करमचंद को दिखता है कि महेश और जितेश भी सामने से आ रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो सभी लोग चारों तरफ से उन सभी को घेर लेते हैं। अरे क्यों आए हो? हमारा हक वापस लेने। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहम है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अरे पर ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, तो इस बात के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, हाँ समझे? पर अब ये जमीन हमारी है करमचंद जी। अरे पटवारी जी, जरा सामने तो आइए। उस भीड़ में से पटवारी निकल कर आता है, जिसके हाथ में कई सारे कागज हैं। ये रहे कागज इस जमीन के। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, अरे तुमने एक ही दिन में ये सब हो सकता है। अरे ये गलत है। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला निकल कर आता है। जो पता नहीं कितने सालों से मजदूरों के हक का पैसा खाते आ रहे हैं, जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। लेकिन इन्होंने जो है गरीबों का काम दिया है, पढ़ा दिया है, और मुझे एक गरीब के बेटे को पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। समझ में आ गई बात? और ये मत भूलो, गांव का हर गरीब किसान और वो आदमी इनके पीछे खड़ा है जो बेईमानी में नहीं, मेहनत पर भरोसा रखता है। तो तुम अभी के अभी जो है यहाँ से निकल जाओ, बता रहे हैं, वरना सोच लो कि इतने सारे लोग मिलके तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे भाई कालू, अरे यार मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ भारी हो गई है। एक काम कर, पहाड़ में आए जमींदार, इसके 250 रुपए वापस कर और खिसक ले बेटे यहाँ से, वरना बेमतलब में मारे जाएंगे। क्या समझा? सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे बाकी जमींदार और करमचंद भी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अरे आप लोग हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे संकट मोचक हैं, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आप लोग अभी भी नहीं समझे क्या? अरे हमने कुछ नहीं किया। ये सब तो आपने ही किया है। आप लोगों को हमने बस मौका दिया है। उस मौके को मेहनत करके आप लोगों ने बनाया है। आप सभी लोग मेहनत करते हैं मेरे खेत में, अपने अपने कामों में, इसीलिए आपके पास ये सब है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को ही देख लो, हमने तो बस उन्हें थोड़े पैसे दिए थे, बाकी दिन रात पढ़ाई लिखाई भागा दौड़ी वो तो इन्होंने ही की थी ना, इसीलिए ये इंस्पेक्टर बन पाए। और हमने भी तो मेहनत की, पता नहीं कितनी जगह से निकले, और जब हमें ये जगह मिली तब भी खूब मेहनत की, इसीलिए आज यहां तक पहुंच पाए। तो बस बात इतनी सी है मेरे भाइयों कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, और आप सभी ने मेहनत की है तो धन्यवाद आप लोग स्वयं का करो। हम तो पूरी मेहनत से वहां खेती करते थे,
अब कल रात को उधर बारिश हो गई तो उसमें हमारी क्या गलती मालिक? तुमने 10 खेत ऐसे ही बर्बाद खराब करवा दिए। किसी की सब्जियों में कीड़े पड़ जाते हैं, किसी के में फसल खराब निकलती, और एक की तो जमीन ही बंजर कर दी। पर इसमें हमारी क्या गलती है मालिक? अरे तो हमेशा वही क्यों गड़बड़ होती है जहाँ तुम काम कर रहे होते हो? बोलो। पता नहीं मालिक। पता नहीं? अरे मेरा भी सत्यानाश करवा रहे हो। मैंने ही गलती की जो तुम्हें काम पर रख लिया। सुनो, एक काम करो, तुम अभी ये काम छोड़ दो। अरे ऐसा ना करो मालिक, हमारे पास वैसे ही पैसे बिल्कुल नहीं है। क्या मैंने ही सारी जिम्मेदारी ले रखी है? जाओ यहाँ से। मैंने कहा चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चलो जाओ। दोनों भाई कड़कती ठंड की शाम में वापस अपने छोटे से टूटे घर में लौट आते हैं। भैया आप क्या करेंगे? पता नहीं भाई, अब तो किस्मत का इतना बुरा प्रकोप आन पड़ा है कि कोई अपनी दुकान के आसपास भी नहीं खड़ा होने देता है कि कहीं उनकी दुकान ही ना बंद हो जाए। भैया अब फिर से कल जाकर के काम ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन ही महेश और जितेश काम ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि पास में एक नया घर बन रहा है जहाँ पर एक ठेकेदार बैठा है। महेश और जितेश तुरंत उसके पास चले जाते हैं। मालिक नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलो। मालिक हम कुछ काम ढूंढ रहे थे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर कुछ आपके यहाँ काम मिल जाता तो। अच्छा तो ये बताओ, मजदूरी वगैरह कर लेते हो? मालिक हमने हर काम किया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब कर लेते हैं। चलो फिर, अभी बाकी मजदूर भी आने वाले होंगे कि तुम शुरू करो। ये जो ईंटें यहाँ पर रखी है ना, देख रहे हो, तो इनको जो है तोड़ना है। तो चलो तोड़ना शुरू करो फिर। अब जी मालिक, अभी शुरू करते हैं। हथौड़ी छीनी वगैरह कहाँ है? धन्यवाद आपका मालिक, धन्यवाद। महेश और जितेश जाकर काम करने लग जाते हैं। तभी एक मजदूर वहाँ आता है। अरे ओ ललन, अरे बाकी के मजदूर कहाँ हैं भैया? दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। काफी टाइम हो गया, 9 बज गए। अरे मालिक, अरे पता नहीं मालिक एकदम से क्या हो लिया। ज्यादातर मजदूर एकदम से बीमार पड़ गया मालिक, एकदम से। और एक तो बता रहा है कि चोट लग गई उसके। अरे क्या बहानेबाजी कर रहे हैं ये सब के सब? सच्ची कह रहा हूँ मालिक, बिल्कुल एकदम सच्ची, माँ कसम। अरे एकदम से न जाने क्या मनहूसियत आ गई है। तभी लल्लन की नजर सामने काम करते जितेश और महेश पर पड़ती है। अरे मोरी मैया, अरे मालिक एक बात बताओ, आपने इन्हें काम पे रख लिया है क्या? हाँ काम पे रखा तो है, पर तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है भाई? क्या हो गया? महेश और जितेश डर से उसकी ओर देखते हैं। अरे मैं तभी कहूँ, ये अचानक इतनी परेशानी कैसे आ गई? आपने इन्हें जो काम पे रख लिया। अरे क्या हो गया भाई? क्या? अरे नहीं तो क्या मालिक, गांव में लोग इन्हें सबसे बदकिस्मत भाई मानते हैं। 12 खेतों में काम किया है और 12 के 12 खेतों का नुकसान करवा दिया है इन्होंने। और तो और एक बार तो एक टपरी पे चाय पीने गए, अगले दिन वो टपरी बंद हो गई। बताओ। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती? वो गैर कानूनी काम करता था, चाय बेचने के बहाने, इसीलिए छापा पड़ा था। ओ भाई तुम निकलो, कहीं हमारे काम में भी परेशानी ना आ जाए। अरे पर मालिक बात तो सुनिए। अरे मैंने कह दिया भैया, सामान यहाँ रखो और चुपचाप खिदर जाओ यहाँ से। चलो बता रहे। महेश और जितेश बदकिस्मती से वहाँ से भी निकाल दिए जाते हैं। वो पूरा दिन घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता।
और थक हार कर वो अपने घर वापस लौट आते हैं। इतने पैसे तक नहीं है कि नया कंबल खरीद सके। अरे भाई, अब तो इन्हीं फटे पुराने कंबलों से खुद को ढकना होगा रे। महेश और जितेश उन कंबलों को ओढ़कर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां एक भयंकर तूफान आ जाता है, जिसकी आवाज से दोनों भाइयों की नींद खुल जाती है। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा और इतनी ठंड लग रही है। अरे शायद तूफान आया है रे बाहर। तभी उन्हें दिखता है कि घर की छत पर आई दरार और बढ़ जाती है, और तभी छत का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। अरे छोटे निकल यहाँ से। अरे ये तो पूरी छत ढहने वाली है। और एक काम कर, अपने साथ कंबल ले ले भाई। दोनों भाई अपने कंबल लेकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं, पूरी की पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है, जिसे देख दोनों भाई कांप उठते हैं। हे भगवान, बाल बचे। बस तो रहे हैं, पर अब इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? मेरे तो हाथ ही जम रहे हैं रे ठंड से। अरे थोड़ी देर भी अगर यहाँ रहे तो ठंड से यहीं जम जाएंगे, बता रहा हूँ। भैया, एक काम करते हैं ना, फिलहाल के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहीं आग वाग जला के बैठ जाएंगे, और क्या। और कंबल तो है भी हमारे पास। जंगल, हाँ, सही कहा। चल जल्दी भाग। जितेश और महेश अब जंगल में चले जाते हैं और आग जलाने की जगह ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तूफान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। भैया, आपने देखा, सिर्फ हमारे ही घर की छत टूटी, बाकी सब गांव वालों की छत ठीक ठाक रही। शायद हम दोनों सच में बदकिस्मत है भैया। अरे चुप रहे पगले। अरे ऐसा कुछ नहीं है रे। छत में तो पहले से ही कई दरारें आ रखी थी, और हमारे पास उसको पक्का कराने के पैसे ही कहाँ थे रे। वो भी तो बदकिस्मती ही हुई ना भैया। अरे चुप हो जा। बापू क्या कहते थे, याद नहीं है तुझे? क्या कहते थे वो, कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। हाँ, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। हमारा काम बस कर्म करना है। सुना नहीं गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? फल देने वाले भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देख लेना भाई। दोनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है सामने एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। अरे कोई तो मदद करो, कोई मदद करो। अरे भगवान, अरे ये अम्मा इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही है भाई? दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हैं। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो ऐसी आंधी और इतनी भयंकर ठंड में? अरे कुछ हो जाएगा। जितेश और महेश तुरंत उन्हें अपने कंबल से ढक देते हैं। बेटा, वो मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड हो रही थी, तो सोचा थोड़ी लकड़ी लाके जला लूं, लेकिन इतनी ठंड थी कि बाहर मेरी सारी हड्डियां सर्दी में जकड़ गईं। अरे अम्मा, हमें बताओ फिर आपकी झोपड़ी कहाँ है? हम आपको वहीं छोड़कर आते हैं। बस यही है बेटा। जितेश तभी उस बुजुर्ग औरत को अपनी गोद में उठा लेता है। अम्मा, आप मुझे बताते जाना रास्ता। अच्छा ठीक है बेटा। जितेश और महेश भरी ठंड में कांपते हुए उस बुजुर्ग औरत को अपने कंबल देकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा सुनता है, और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये मैं देख सकती हूँ। जितेश और महेश उस बुजुर्ग औरत को लेकर काफी देर तक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं झोपड़ी नहीं दिखती।
और देखते ही देखते जंगल और गहरा होता जाता है। अरे अम्मा कितनी दूर और है? बस थोड़ी दूर और है बेटा। जितेश और महेश काफी देर तक उस बुढ़िया को लेकर यूं ही चलते रहते हैं। सामने वो घनी झाड़ी दिख रही है बेटा, बस उसी के पीछे है। जितेश और महेश उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखता है सामने एक बड़ी सी झोपड़ी है। जितेश बुढ़िया को नीचे उतार देता है। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। जितेश और महेश जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर घुसते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि झोपड़ी में चारों ओर गर्माहट है। अरे वाह भैया, यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है मानो धूप खिली हुई हो। सर्दी कितनी कम लग रही है ना यहाँ। हाँ, पर अम्मा आपने तो बोला था कि आपको यहाँ ठंड लग रही थी। दोनों भाई अम्मा की ओर पलटते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अम्मा कहाँ गई? महेश, अम्मा कहाँ गई? पता नहीं भैया, अभी तो यही थी। दोनों भाई बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन आसपास बस अंधेरा होता है। कहाँ गई अम्मा? तभी उनके सिर के ऊपर से चांद की रोशनी में एक सफेद कबूतर उड़ता जाता है। जिसका मन पूरी तरह से सच्चा है, उसका बसेरा इस जगह पर पक्का है। क्या था ये? अरे अम्मा ने भी तो यही कहा था ना कि हमारा मन सच्चा है। दोनों भाई वापस उस घर के अंदर चले जाते हैं। भैया, इसका मतलब वो कोई जादुई अम्मा थी। इसका मतलब ये भी है कि ये घर हमारे लिए है। मुझे नहीं पता भाई, पर आज रात के लिए यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहे तो इस सर्दी में हम बच नहीं पाएंगे। जितेश और महेश सामने रखी अलमारी खोलते हैं, जहाँ नए कंबल और गद्दे रखे होते हैं। अरे महेश, ये देख, ये तो बिल्कुल नए हैं रे। हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अब जो भी हो रहा है उसे भगवान का आदेश मान के स्वीकार कर ले छोटे, वरना तो अब तक हमारा बुरा हाल हो चुका होता। दोनों भाई वो गद्दे बिछाकर उन नए कंबलों को ओढ़कर वहीं सो जाते हैं। दोनों भाई अगली सुबह उठकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने एक बड़ा सा खाली खेत है। ये क्या है? और आपने ये खेत देखा? हाँ भाई, ये खेत है किसका? लेकिन महेश और जितेश जाकर उस खेत की मिट्टी छू कर देखते हैं। अरे भैया, जरा देखिए तो, इस खेत की मिट्टी भी कितनी उपजाऊ लगती है। अरे महेश, अपने जीवन में न कभी इस खेत को देखा और न ही कभी कुछ सुना ही इस खेत के बारे में कभी। तभी एक कौवा उड़ते हुए उनके सर के ऊपर से चिल्लाता हुआ आ जाता है। मेहनती इंसान को गिर के उठना दोबारा है, और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। हाँ? अरे पहले सफेद कबूतर, फिर ये कौवा, ये पक्षी बोल कैसे पा रहे हैं? ये तो कोई जादुई जगह लगती है भाई। पर ये हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखी? भैया, आपने ही तो कहा था कल कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो क्या पता यही हमारा फल हो भैया। जितेश कुछ देर के लिए चुपचाप उस खेत की तरफ देखता रहता है। यह शायद हमारे स्वर्गवासी माता पिता का आशीर्वाद हो। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भैया, हम अब इतने बड़े खेत को जोतेंगे कैसे? अरे वाह, हाथ में खेत आते ही मेहनत भूल गया। अरे भगवान ने सिर्फ मौका दिया है छोटे, पर इस मौके का फायदा हमें अपनी मेहनत से उठाना पड़ेगा ना। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा।
दोनों भाई उसी दिन से उस खेत में मेहनत करना शुरू कर देते हैं और हर दिन अपनी पूरी जान उस खेत में झोंक देते हैं। और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। वाह भैया, देखो पूरा खेत हरा भरा हो चुका है फसलों से। हाँ भाई, इतनी फसल उगी है कि इसे बेच दे तो 2 साल का खर्चा निकला है। हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है भैया। कहाँ लोग हमें मनहूस कहते थे, और देखो ना, हमने अपना इतना बड़ा खेत खड़ा कर दिया। अरे छोटे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और कुछ सालों तक दोनों भाई यूं ही मेहनत से उस खेत में काम करते रहते हैं। देखते ही देखते अब उनके पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह भैया वाह, तुम दोनों भैया ने कमाल कर दिया भैया। सबसे ज्यादा गेहूं और सब्जियां तुम्हारे खेत से आती हैं आजकल, और वो भी एकदम खरी खरी। ये लो भैया अपने पैसे, गिन लेना। अच्छा, बड़ी गड्डी है। धन्यवाद भाई साहब। जितेश और महेश अपने पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाई कुछ देर के लिए उन गरीबों की ओर देखने लगते हैं। भैया जरा देखो, हम भी तो ऐसे ही थे ना, फटे कंबल और दर बदर भटकते हुए पैसों के लिए। हाँ छोटे, और इनके सिर पर तो कोई छत भी नहीं है भैया। ये तो रोज इस सर्दी में यूं ही रहते होंगे ना, चाहे ठंड हो या गर्मी। दोनों भाई चुपचाप उनकी ओर देखते रहते हैं। अरे छोटे, जब हमें जरूरत थी तो भगवान ने हाथ खोल के हमारी सहायता की, तो अब हम इनके लिए क्यों नहीं कर सकते रे? पर भैया हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं रे, इन गरीबों के लिए घर बनवाते हैं और इनका काम शुरू करवाएंगे। फिर महेश के चेहरे पर ये सुनते ही मुस्कान आ जाती है। और अगले ही दिन दोनों भाई मिलकर अपनी मेहनत से कमाए पैसों से उन गरीबों के लिए घर बनवाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी कमाते, दोनों उसमें से ज्यादातर पैसा उन गरीबों के घर बनाने या उनके खाने पीने में लगा देते हैं। और देखते ही देखते वो घर भी बन जाते हैं। अरे बाबूजी, आप लोग हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हो बाबूजी। सच में आपने हमें रहने के लिए छत दी, हमें खाना दिया। अरे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने रहने के लिए छत दे दी, लेकिन अब अपनी किस्मत का मालिक आपको खुद बनना होगा और मेहनत करनी होगी, वरना आपके खाली पेट को हमेशा तो कोई और नहीं भरेगा ना। जी जी भैया जी, वो क्या है कि खाना पीना नहीं मिलता तो काफी कमजोरी है शरीर में। जैसे ही अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा भैया, और आप देखिएगा हम भी ऐसा ही घर बनवाएंगे एक दिन दूसरों के लिए। ये की ना बात भैया आपने। कुछ ही दिनों में गांव में चारों तरफ महेश और जितेश के चर्चे शुरू हो जाते हैं। और दोनों भाइयों की ऐसी तरक्की से नुकसान उनके पुराने मालिक जमींदार करमचंद को होने लगता है। मालिक माफ कीजिएगा, अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे? क्यों भाई क्यों? ऐसा क्या हो गया? अब तो मालिक हम महेश और जितेश बाबू के पास ही जाएंगे। वो हम मजदूरों को हमारे हक का पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आप तो एक दिन ना आओ तो उसका दुगना पैसा काट लेते हैं। और क्या? अरे तो क्या सिर पे बैठा लो तुम्हें? हैं? बस इसीलिए तो नहीं आ सकते अब आपके यहाँ, ऊपर से समय पे पैसे भी नहीं देते। और इतना कहकर वो दोनों मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने तो मेरा सारा काम चौपट कर दिया है, देखना पड़ेगा इन्हें। तभी करमचंद के दिमाग में एक तरकीब आती है।
अलावा भी तो और कई लोग होंगे जिनके धंधे इन्होंने चौपट करवा रखे हैं। एक काम करता हूं, बाकियों को बुलाता हूं आज शाम को पूछने। अरे भाइयों, अरे मैंने आप सबको यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। अरे उन दोनों भाइयों के बारे में। अरे भाई पूछो मत कि मंडी में सब्जी वालों ने हमसे सब्जी लेना बंद कर दिया है। अरे भाई उन्होंने वहाँ गरीब की परचून की दुकान खुलवा दी, बताओ हैं? और उसके चक्कर में मेरी ग्राहकी कम हो गई, बताओ। अरे भैया हमने ये सब राम कहानी सुनाना कम करो, ये बताओ कि इन दोनों भाइयों का आप करना क्या है? अरे इनका जो सबसे बड़ा खेत है जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ वहां चल के देखते हैं एक बार वहां ऐसा क्या उगा रहे हैं लोग जो डेली इनका माल बाजार में आता है। और ये बात तुमने ठीक कही, तो चलो फिर अभी के अभी। पर यहाँ किसी को पता है उसके खेत के बारे में? अरे मेरे खेत में काम करता था वो, क्या नाम था उस लड़के का? पारस। वो वही काम करता है, तो एक काम करते हैं उससे चल के पूछते हैं, उसे पता होगा। सब लोग तुरंत पारस के घर चले जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालिक? अरे भाई पारस, अरे सुनो भाई, अरे भाई वो जिनके यहाँ तुम काम करते हो उन दोनों के खेत में कहाँ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा जमींदार जी, नहीं बताऊंगा। वो तुझसे प्यार से बात कर रहा है ना, तू बता दे, नहीं तो तेरी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पारस उन्हें उस खेत में ले जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा खेत कहाँ से आया? अरे पता नहीं भैया। अरे मालिक काम तो करेंगे ही, यहाँ हमारी इज्जत जो होती है, उन्होंने पता नहीं कितने गरीबों को घर दिया है, कितनों के काम शुरू करवाए हैं, गांव के कितने ही लड़कों लड़कियों को पढ़ाया है। जाओ तुम यहाँ से। पारस वहाँ से चला जाता है। ए भाई हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ पे खेत भी है, और ये तो इतने गरीब थे। ए भैया तो फिर इन्होंने इतनी बड़ी जमीन खरीदी कैसे? भाई कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या इनकी? अरे क्या पता, खरीदी ना हो। अरे ये क्या है भैया? पता नहीं छोटे, चल चल के पूछते हैं। जितेश और महेश उनके पास जाते हैं। अरे आप लोग हमारे खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? अबे तुम्हारा खेत कब से है ये तो मेरा खेत है। क्या ये क्या बकवास है? अरे तो तेरा है तो जरा कागज दिखाना फिर, ये खेत तेरा है। ये सुनते ही दोनों भाई चौंक जाते हैं। कैसे कागज? अरे इस जमीन के कागज जिससे ये साबित होता हो कि ये जमीन तुम्हारी है। नहीं ऐसे तो कोई कागज नहीं है। तो फिर ये जमीन तुम्हारी कैसे हुई भाई? अरे पर हम पिछले 5 सालों से यही खेती करते आ रहे हैं। तो मतलब पिछले 5 सालों से गैर कानूनी तरीके से यहाँ काम कर रहे हो? अबे मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, वरना ये जो लोग मेरे पीछे खड़े देख रहे हो ना, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है छोटे। फिलहाल के लिए चलते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। महेश उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। तुम लोगों को ये लगता है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा वहम है। अरे हाँ, कर लिया तुमने कुछ। चल निकल अब यहाँ से। दोनों भाई वहाँ से वापस चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और करमचंद अभी भी बाकी लोगों के साथ वहीं होता है। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब वापस यहाँ पर आ जाए, तो कुछ दिन यूं ही रहना पड़ेगा, समझे? तभी सामने से कई सारे चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं और उनके सर पर गोल गोल मंडराने लगते हैं। जिसके मन में धन का
आप ये जगह लगाए उस पे श्राप। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अबे ये कौन बोल रहा है? अबे मुझे नहीं पता। ये चमगादड़ बोल कैसे रहे? कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा? तभी उन लोगों को दिखता है कि उनके चारों तरफ से गांव के सारे लोगों की भीड़ लिए आ रही है। ए भाई कौन है भाई ये? तभी करमचंद को देखता है कि महेश और जितेश भी सामने से आ रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो सभी लोग चारों तरफ से उन सभी को घेर लेते हैं। अरे क्यों आए हो? हमारा हक वापस लेने। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहम है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अरे पर ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, तो इस बात के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। हाँ समझे? पर अब ये जमीन हमारी है करमचंद जी। अरे पटवारी जी जरा सामने तो आइए। उस भीड़ में से पटवारी निकल कर आता है, जिसके हाथ में कई सारे कागज हैं। ये रहे कागज है जमीन के। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं अरे तुमने एक ही दिन में ये सब हो सकता है। अरे ये गलत है। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला निकल कर आता है, जो पता नहीं कितने सालों से मजदूरों का हक का पैसा खाते आ रहे हैं। जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो है गरीबों का काम दिया है, खाना दिया है। और मुझे एक गरीब के बेटे को पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। समझ में आ गई बात? और ये मत भूल लो, गांव का हर गरीब किसान और वो आदमी इनके पीछे खड़ा है जो बेईमानी में नहीं मेहनत पर भरोसा रखता है। तो तुम अभी के अभी जो है यहाँ से निकल जाओ, बता रहे हैं, वरना सोच लो कि इतने सारे लोग मिलके तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे भाई कालू, अरे यार मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ भारी हो गई है। एक काम कर, बाहर में आए जमींदार, इसके 250 रुपए वापस कर और खिसक ले बेटे यहाँ से, वरना बेमतलब में मारे जाएंगे। क्या समझा? सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे बाकी जमींदार और करमचंद भी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अरे आप लोग हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे संकट मोचक हैं, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आप लोग अभी भी नहीं समझे क्या? अरे हमने कुछ नहीं किया। ये सब तो आपने ही किया है। आप लोगों को हमने बस मौका दिया है। उस मौके को मेहनत करके आप लोगों ने बनाया है। आप सभी लोग मेहनत करते हैं मेरे खेत में, अपने अपने कामों में, इसीलिए आपके पास ये सब है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को ही देख लो, हमने तो बस उन्हें थोड़े पैसे दिए थे, बाकी दिन रात पढ़ाई लिखाई भागा दौड़ी वो तो इन्होंने ही की थी ना, इसीलिए ये इंस्पेक्टर बन पाए। और हमने भी तो मेहनत की, पता नहीं कितनी जगह से निकले, और जब हमें ये जगह मिली तब भी खूब मेहनत की, इसीलिए आज यहां तक पहुंच पाए। तो बस बात इतनी सी है मेरे भाइयों कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, और आप सभी ने मेहनत की है, तो धन्यवाद आप लोग स्वयं का करो। अरे तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मिश्रा जी के दोनों खेत डुबो दिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर चाहिए।